Teaching aptitude and pedagogy is consist of a important part in any teaching staff examination. So guys, for EMRS, TGT, PGT, vice principal, principal and other TT exam, CTET exam, state level TT exam, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी बहुत मायने रखते हैं उसका हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए. सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू ए न्यू होप. And today we are going to discuss about the MCQs concept, its analysis, theoretical analysis, and some important strategy for teaching aptitude and pedagogy. And so, if you like this video, please to subscribe my channel, like and share this video. Thank you. Let's start this video. Question number 1. Arrange the following teaching process in a sequential order. एक ऑर्डर में ये जो टीचिंग प्रोसेस यहाँ पर फिफ्थ टीचिंग प्रोसेस दिया गया है उसको आप ऑर्डर में सजा कर रखिए. ठीक है. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में क्या है आपकी 5 ही यहाँ पर प्रोसेस है टीचिंग प्रोसेस को आपको उसको ऑर्डरली सजाना है. रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, इवैल्यूएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स. हम जब भी हमारा बहुत सारी ये हमारे सीरीज थी 1000 MCQ सीरीज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का एक थियोरिटिकल एनालिसिस में एक वीडियो अपलोडेड है इस चैनल में. सो गाइस, प्लीज टू वॉच ऑल दिस EMRS preparation series. I will give the link in the I button and description box. You will find all this video relating to teaching aptitude and pedagogy and other related TET एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोज है. तो आपको समझ में आ जाए कि ये टीचिंग प्रोसेस का सारे सिक्वेंसिकल ऑर्डर्स क्या है. तो पहले आपको MCQs को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट द टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो यहाँ पर ABCD में कौन सी सीक्वेंस सही है. जैसे कि A में है आपकी I, 2I, 3I, IB, 2I, I, 3I, IB, B, देन V, IB, 3I, I, 2I, और D में है आपकी पहला है IB, देन I, V, 2I, 3I. तो आपकी यहाँ पर कैसे है सीक्वेंस, पहला हम कैसे डिडक्ट करेंगे उसको. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन और देयर इज the first strategy for any answering any MCQ objective type question is that the very important thing you have to deduct the wrong answer first. आपको wrong answer जो है, जो बिल्कुल लगता है ये नहीं हो सकती है, ठीक है, वो आंसर को आपको कट करना है. Then you will find another 2 options only. Then you can analyze those things. Then you can answer properly. ठीक है. तो यहाँ पर I में क्या है, relating the present knowledge with the previous knowledge. लगता है थोड़ा बहुत ये हो सकती है. देन 2I इवैल्यूएशन, जो गलत है. यहाँ पर इवैल्यूएशन पहला नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटेशन मटेरियल, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव ये हो सकती है, जो जिस तरीके से हम स्ट्रैटेजिकली देख रहे हैं. तो ए आंसर इज नॉट करेक्ट. देन बी में क्या है, इवैल्यूएशन पहला है. तो इवैल्यूएशन पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकते. सो फर्स्ट वी कैन नॉट डू इवैल्यूएशन इन द टीचिंग प्रोसेस. सो ए एंड बी इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. देन सी में क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स विदाउट ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन. तो हम प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर सी भी नहीं हो सकती है. देन डी में क्या है आपकी, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, relating the present knowledge with the previous knowledge, then presentation of materials, then evaluation, then reteaching. ठीक है. ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है जो कि आपकी अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 2. द फील्ड ऑफ एजुकेशन is permitted by conflicts and misconception because what, जो एजुकेशन का फील होते हैं वो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट और मिसकंसेप्शन आते हैं. क्यों वो बार बार होते हैं. यहाँ पर ऑप्शन 4 है. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. द करेंट कॉज ऑफ परमिटेड कन्फ्लिक्ट्स एंड कंसेप्शन क्या है, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन कॉल फॉर सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, or problems of encountered in teaching are not amenable in rigorous scientific investigation, or there is not good teaching methods and procedures. और ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपके, टीचर्स आर नॉट वर्दी ऑफ डूइंग रिगोरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही नहीं है.
तो जो फील्ड ऑफ एजुकेशन परमिटेड बाय कंप्लीट एंड मिसकंसेप्शन कैसे होते हैं, द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट अमेनेबल टू रिगोरियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, an effective teaching means all of the following except what। ये जो यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग का मतलब है, यहाँ पर उसका डेफिनेशन है कौन सी बात, एक ही ऑप्शन के बगैर। ठीक है, तो एक्सेप्ट जो है वो हमको निकालना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपकी, ए टीचर टीचर्स विथ एंथुसियाज्म, a teacher finds fault in his students, a teacher put emphasis more on teaching than one class control, a teacher is interested in making the subject matter understood rather than on completing the course। ओके, तो पहला ऑप्शन में क्या, टीचर टीचर्स विथ एंथुसियाज्म, बहुत वो इंटरेस्टिंग कर रहा है टीचिंग प्रोसेस को, बहुत एंथुसियास्टिकली वो पढ़ा रही है टीचिंग प्रोसेस को, तो ये ऑप्शन तो है टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग का एक फीचर से, एक मीन्स है। देन ए टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन ए स्टूडेंट, जो कि ये गलत है। एक टीचर्स कभी भी वीकनेसेस को ढूंढ नहीं रहा है स्टूडेंट्स के भीतर, कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ रहा है भीतर, वो जो वीकनेसेस है दे ट्राई टू ओवरकम दिस वीकनेसेस एंड कन्वर्ट इट टू द स्ट्रेंथनेस। ओके, तो सी में क्या है देख सकते हैं हम, और दो क्या है, ए टीचर पुट एम्फासिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। ये तो सही है, कोई क्लास को कंट्रोल नहीं करना चाहते, दे आर गिविंग मोर एम्फासिस इम्पोर्टेंस टू द टीचिंग प्रोसेस, जो कि शिक्षण प्रक्रिया को वो बहुत ध्यान दे रहा है, बाकी जो क्लास कंट्रोल पे वो उनका कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, डिसिप्लिन क्लास इज ए मैटर और इफेक्टिव टीचिंग, बट क्लास कंट्रोल इज द सेकेंडरी थिंग, रादर एम्फासिस मोर ऑन टीचिंग इज द कंपल्सरी थिंग। देन डी में क्या है, ए टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रादर देन द कंप्लीटिंग ऑफ द कोर्स, जो कि एक इफेक्टिव टीचिंग का एक मतलब है या एक मीन्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इफेक्टिव टीचिंग का एक मीन्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4, which of the following attributes denote great strength of a teacher। एक टीचर का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है, क्षमता होता है, वो कौन से यहाँ पर है, जो कि अब यहाँ पर आपकी 4 एट्रीब्यूट्स है, उसके हिसाब से आपको बताना है कोड के हिसाब से कौन सी सही है, ठीक है, या कौन सी गलत है। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, जो कि हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहना। ठीक है, सेटिंग एग्जाम्पल्स सेट करना, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, खुद का जो गलत होता है, खुद का जो मिस्टेक्स होता है उसको एक्नॉलेज करना। यहाँ पर कौन से ऑप्शन कोड के अनुसार सही है, ए बी डी, जो कि सी नहीं है, ये तो विलिंगनेस टू पुट अजम्पशन टू द टेस्ट इज ऑल्सो ए मैटर फॉर ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर, सो ए नहीं हो सकती है। बी सी डी ए नहीं है यहाँ पर, ये सही हम देखते हैं और 2 ऑप्शन क्या है, उसके बाद हम ये ऑप्शन देखेंगे। ए सी डी, बी नहीं है यहाँ पर, जो कि बी एक ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ए बी सी डी जो तीनों है, चारों ऑप्शन से स्टेटमेंट है जो कि एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही नहीं है, क्योंकि फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में कोई भी जरूरत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के लिए एक टीचर्स को फुल टाइम एट्रीब्यूट्स नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन बी सी डी इज करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। एक अच्छे शिक्षण प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको, डायग्नोसिस, जो कि आपको प्रॉब्लम क्या है उसका सेट आउट कैसे करें, वो पहला डायग्नोसिस किया जाए, रिमेडी, डायरेक्शन एंड फीडबैक। यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपके सही है, ए बी सी डी चारों ही दरकार हमारे आवश्यक है, जो कि गुड टीचिंग प्रक्रिया के लिए, एक अच्छे शिक्षण के लिए। ए एंड बी सी डी और सी एंड डी, यहाँ पर चारों ही हमारा जरूरत है, जो कि विच रिक्वायर्ड फॉर ए गुड टीचिंग। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। Then question number 6, the main objectives of student evaluation of teachers are what। जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट इवैल्यूएशन की एक टीचर्स के लिए,
वो क्या है? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेसेस, स्टूडेंट का जो वीकनेसेस है, इसीलिए हम इवैल्यूएशन करते हैं कि वी शुड नो व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ ए स्टूडेंट, या टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टीचिंग को हम सीरियसली कैसे ले, ठीक है, गुरुत्व कैसे दे। देन टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो कि हमारा वर्नाकुलर टीचिंग मेथड है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड सिस्टम हो, कोई भी ट्रेडिशनल सिस्टम को हम फॉलो करने से बेहतर, उसके साथ ही हम जो नया इनोवेटिव सिस्टम जैसे कि आईसीटी का व्यवहार करना, प्रोजेक्टर का यूज करना, कोई भी इम्पोर्टेंट जो अभी इनोवेटेड सिस्टम हुआ है हमारे, वो टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करना हमारे जो इवैल्यूएशन प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। और टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेट, हम टीचर्स ट्रेट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कोड से 4 कोड है, आपको उसी के हिसाब से आंसर करना है। A and B, B, C, D, A, B, C or A. So you have to first read all the attributes, objectives of student evaluation carefully, then you have to answer. Okay, तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है आपकी? B, C and D. ये आपके सही नहीं है। क्यों A सही नहीं है? A is not the correct answer. For what? क्योंकि स्टूडेंट का वीकनेसेस जानना टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इवैल्यूएशन इसीलिए नहीं की जाती है कि हम स्टूडेंट का वीकनेसेस क्या चीज है, उसी के हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। ओके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स दैट ए टीचर्स डूइंग इवैल्यूएशन फॉर द स्टूडेंट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेसेस। ओके, इट इज नॉट द प्राइमरी और मेन ऑब्जेक्टिव, इट माइट बी द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, बिकॉज वीकनेसेस को जानने से हम वी कैन help the student to improve himself or herself. So यहाँ पर B, C, D is the correct answer. So option number 2 is correct answer for question number 6. Then question number 7. Which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system? Select the correct alternative. ठीक है, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, which set of learner characteristics, आपको यहाँ पर कोड दिया गया है 4 कोड और 6 नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके लिए। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्पफुल इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, सिस्टम के लिए वो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, फर्स्ट के क्या है आपकी? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि पढ़ रही है जो स्टूडेंट्स है, कुछ एक्सपीरियंस हो वो चीज के, जैसे कि हमारे मैथमेटिकल नॉलेज हो, कोई सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो पहले से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हो, कोई भी फंडामेंटल आइडिया जो उसके ऊपर, तो बहुत सही रहेगा। तो इफेक्टिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? इट विल बी हेल्पफुल फॉर द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम, prior experience of learners in respect of the subject, then interpersonal relationship for learners, family friends, or ability of the learners in respect of the subject, then student language background, then interest of student in following the prescribed dress code, then motivational orientation of the students. तो यहाँ पर आपको बताना है which are the following characteristics which will be consequently helpful for designing effective teaching learning process. ओके, तो हम पहले आंसर जानेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। तो कोड यहाँ पर क्या है? 1 2 I 2 I 3 I I B, जो कि भी नहीं है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड, वो नहीं है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। और क्या यहाँ पर मिस है आपकी? VIB, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट, जो कि एक इम्पोर्टेंट ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस के लिए जरूरत हो सकती है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कैसे? I 3 I B देन VI, जो कि V इज नॉट द करेक्ट। कोई भी ड्रेस कोड हो उसके हिसाब से इंटरेस्ट का इफेक्टिव लर्निंग के प्रोसेस में कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ड्रेस कोड मैंडेटरी है, आपको पहनना है वो ड्रेस कोड, यू हैव टू हैव द ड्रेस कोड ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड स्कूल, सो यू डोंट डिनाई दिस थिंग। तो इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस के लिए दिस इज नॉट ए करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या चीज हमारे मिस है यहाँ पर? 2I में क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स,
फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ आपका कोई रिलेशन हो या ना, दिस इज नॉट ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ effective learning. So you have to focus on the prior experience of the learner, ability of the learner in respect of the subject, student language background, motivational orientation of the student. So यहाँ पर एक चारों ऑप्शन सही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 8, which of the following set of statements represent acceptable proposition in respect of teaching learning relationship? हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके हिसाब से which of the following set of statement यहाँ पर है आपके 6 स्टेटमेंट है, acceptable proposition है जो कि choose the correct code to indicate your correct answer. पहला ऑप्शन क्या है, when student fail in the test it is it the teacher who fails. ओके हमारे इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी है जो कि हमारे प्रिपरेशन सीरीज और 1000 MCQ सीरीज में है. तो यू शुड हैव टू find all this series and do please watch all the series I have already uploaded, because you don't watch all the preparation series, this is also a very important for all of you. So first you watch all the important EMRS 1000 series. Then every teaching must aim to at ensuring learning. There can be teaching without learning taking place. There can be no learning without teaching. A teacher teaches but learns also. Really learning implies rote learning. तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन है आपके लिए जरूरत है, वो हमारे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ये कैसे वो है I, 2I, 3I एंड V, जो कि VI नहीं है. क्यों? रियल लर्निंग इम्प्लाइज रूट लर्निंग. ओके ये नहीं है. ए टीचर टीचर्स बट लर्न्स ऑल्सो, ठीक है ये बिल्कुल सही है. व्हेन ए टीचर टीचेस योर सब्जेक्ट टू यू ही और सी ऑल्सो लर्न बाय देमसेल्फ. ओके देन 3I भी नहीं है. क्यों नहीं? देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, वो बिल्कुल गलत है. एक्सपीरियंस के साथ हम सीखते हैं, कोई भी ऐसा टीचिंग नहीं है जिसके साथ हम लर्निंग करते हैं. लर्निंग कैन बी डू एनीवेयर एट एनी टाइम. ओके देन 2I, एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंसरिंग लर्निंग, वो सही है कि कोई भी टीचिंग हम शिक्षण प्रक्रिया दे रही है तो इट विल बी एम एट एंसरिंग लर्निंग. व्हेन स्टूडेंट फेल इन द टेस्ट इट इज द टीचर्स फेलियर. ठीक है क्योंकि हम वो जो चीज पढ़ा रही है it should be the teacher's responsibility. They should take the responsibility to make understand all the concepts. They should take the responsibility to clarify the conceptual disruption. So it's the teachers who fails. Then question number 8 के लिए आपके ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 9, assertion है रीजन है, आपको कोड के हिसाब से बताना है कौन फॉल्स है कौन ट्रू है. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग. जो इवैल्यूएशन का जो चैप्टर है हमारे चैनल में वो एमआरएस सीरीज और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के हिसाब से है. वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है. मेरे जो भी वो वीडियो देखी, ये क्वेश्चन जरूर उन लोगों ने सही देंगे. तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग. रीजन क्या है, आज एक समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल. तो यहाँ पर जो आंसर है उसका रीजन जो दिया गया वो सही है गलत हमको देखना है. बोथ A and R are true but R is the correct explanation of A. ये ठीक है या गलत है? Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 is correct. A is true but R is false. यहाँ पर formative evaluation is also reliable. Okay, in comparison to summative. तो आपको वो जो evaluation का part है, please to watch the evaluation, then you will understand the MCQs. Otherwise, you will only memorize. Without understanding the concept, it will be really difficult to memorize all these things because these are the theoretical conception part. You have to first understand what is evaluation, process of evaluation, types of evaluation, then you can answer it very easily. Okay, please to watch all this video. Then question number 10, which of the following set of statement best represent the nature and objective of teaching learning. जो कि teaching learning का एक best represent करता है वो nature को, nature and objective दोनों को, गुण और उसका उद्देश्य दोनों को. Teaching is like selling and learning is like buying. Teaching is a social act while learning is a personal act.
Teaching implies learning, whereas learning does not imply teaching. Teaching is a kind of delivery of knowledge, and while learning is like receiving it. Teaching is an interaction and it is tragic in nature, whereas learning is an active engagement in a subject domain. यहाँ पर समझ आ गई ये जो पांच है। पहला क्या है, टीचिंग इज लाइक सेलिंग, कुछ सेल करना है, जैसे लर्निंग इज लाइक बाइंग, कोई सेल कर रहा है कोई बाय कर रहा है। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, एक सामाजिक कर्तृत्व है जो टीचिंग है। लर्निंग इज ए पर्सनल, जो कि पर्सनल लेवल में हमारे व्यक्तिगत लेवल में हम सीख रहे हैं वो चीज को। टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, वेयरएज लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई। टीचिंग जो समझ रहा है लर्निंग प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस जो टीचिंग प्रोसेस को नहीं समझ रही है। टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज, टीचिंग जो है इज काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज, हम जो ज्ञान का डिलीवरी कर रहा है या दे रही है किसी को। व्हाइल लर्निंग इज रिसीविंग इट, व्हाइल लर्निंग प्रोसेस क्या है, वो ज्ञान को आरोहण कर रहे हैं। देन टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड इज ट्रेडिक इन नेचर, व्हाइल लर्निंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट इन ए सब्जेक्ट डोमेन, को सब्जेक्ट डोमेन में एक्टिव रहना। टीचिंग प्रोसेस का है इज इंटरेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन कोड है आपके ADE BCE ABC ABD, कौन सी ऑप्शन सही है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि एक एक कर आपको यहाँ पर पढ़ना है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू कैन आंसर इट। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कैसे? B C and A। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कैसे वो 2 करेक्ट है? बी में क्या है आपके, टीचिंग implies learning, whereas learning does not imply teaching। ठीक है। देन सी में क्या है, टीचिंग implies, सी में क्या है आपकी, टीचिंग सॉरी बी थे, पहला तो बी था, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, ये सही है। सी सही है। ई कैसे सही है आपकी, टीचिंग इज एन इंटरेक्शन एंड ट्रेडिंग इन नेचर, triadic in nature, whereas learning is an active engagement of a subject domain. Option number 2 is the correct answer. Then question number 11, which of the following set of statement best describes the nature and objective of teaching? यहाँ पर आपकी जो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को दिया गया कौन सी सही है? पहला है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, there is no difference between teaching and training, concerns of all teaching is to ensure some kind of transformation in students, all good teaching is formal in nature, a teacher is a senior person, teaching is a social act whereas learning is a personal act। यहाँ पर कौन सी कोड आपकी सही है जो कि हुई स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? BABD BCE ACFDEF, कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्या है उसमें? एफ से हम शुरू करते हैं, टीचिंग इज ए सोशल आर्ट whereas लर्निंग इज ए पर्सनल आर्ट। देन सी में क्या है आपकी, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग टू एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, यस। यहाँ पर ये दोनों सही नहीं है। टीचर इज ए सीनियर पर्सन, वो नहीं है। यंग भी टीचर्स होते हैं। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल नेचर, वो भी सही नहीं है। उसके बाद हमारे क्या है, ए है। देयर इज बी नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ट्रेनिंग, वो डिफरेंस है। टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, वो सही है। तो यहाँ पर ए सी एंड एफ इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Then question number 12, from the list of evaluation procedure given below, identify those which will be called formative evaluation. Indicate your answer by choosing from the code. A teacher awards grades to students after having transacted the coursework. During interaction with student in the classroom, the teacher provides corrective feedback. The teacher gives marks to student on a unit test. A teacher clarifies the doubts of student in the class itself. The overall performance of a student is reported to parents at every 3 months arrival interval. The learner's motivation is raised by the teacher through a question answer session. तो यहाँ पर आपके 5-6 आपको स्टेटमेंट दिया गया है जो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो इवैल्यूएशन की प्रोसेस। ठीक है, तो आप पहले 5 ऑप्शन जो कोड है उसको देख लो, 5 स्टेटमेंट को, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या है। ठीक है, ABCBCDACEBDF, यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपके
सही है, जो कि हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में आपको बताया गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 में क्या है? बी डी एफ। हम एफ से शुरू करेंगे। द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेस्ड बाय द टीचर थ्रू ए क्वेश्चन आंसर सेशन। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में सही है। ठीक है। डी एंड बी। डी में क्या है आपके? द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। ओके। बी में क्या है आपकी? ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम टीचर्स प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। बी आपके। देन सी, डी, देन एफ। ठीक है। बी डी एफ। सी में नहीं है, क्यों? क्योंकि द टीचर्स कीप स्मार्ट स्टूडेंट इन द यूनिट टेस्ट, वो सही नहीं है अबाउट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एफ, डी एंड बी सही है। पर क्वेश्चन नंबर 12 जैसे कि हमारे कोड 4 ही सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 13, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट along with normal students, what type of treatment would you like to give him in the classroom? A, not giving him extra attention because majority may suffer. Take care of him sympathetically in the classroom. You will think up that blindness is his destiny and hence you cannot do anything. Arrange a seat in front of row and try to teach at a pace convenient to him. तो तेरा का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि वो सिंपैथी नहीं चाहते हैं वो लोग। दे आर नॉट seeking of sympathetical, they are doing work, you should have to do your work in a empathetic way. Okay, then option number 4 is the correct answer, जो कि आप उसको एक ऊपर से एक सीट में पहला वाला जो रो है उसमें एक सीट अरेंजमेंट करना है, कन्वीनियंट पेज देना है उसको, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। क्वेश्चन नंबर 14, which the use of teaching to enhance learning process is called what in education? IT, ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आईसीटी का एक बहुत क्वेश्चन एमसीक्यूज इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैनल में है, उसका एमआरएस के जो प्रिपरेशन सीरीज में यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस वीडियो। So the use of technology to enhance learning process is called ICT in education, information communication technology in education. The option number B is the correct answer for question number 14. Question number 15. A scoring guide used to evaluate the quality of student is known as, जो scoring guide होता है हमारे evaluation process के, evaluation process में, तो quality of students is known as rubrics, checklist, inventories, rating scale. ठीक है। यहाँ पर एक स्कोरिंग गाइड जो होते हैं इवैल्यूएशन प्रोसेस में, तो हम उसको द इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज, कौन सी क्वालिटी जो इवैल्यूएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रूब्रिक, चेकलिस्ट, इन्वेंटरीज, रेटिंग स्केल। वो रूब्रिक क्या होता है? एक कोई ब्रीफ इंटरवेंशन हो। चेकलिस्ट में क्या होता है? क्या क्या चीज होना चाहिए, नहीं होना। इन्वेंटरीज क्या होता है? कुछ नया चीज का आप, जैसे कि स्टूडेंट का स्ट्रेंथ हो, वीकनेसेस हो। रेटिंग स्केल है, कोई स्टूडेंट को आप रेट कर रहा है उसके इवैल्यूएशन के प्रोसेस के अनुसार, तो वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि rubrics. Okay, then thank you guys, thank you for all your support, and please do watch all these EMRS preparation series. Then it will be a like a qualitative preparation, otherwise it will be like um, without I am efforting too much for all your preparation to make your preparation easier. If you don't watch all this video, it will be like nothing, this no means for me. So guys, please do watch all this video, subscribe my channel, share and like this video. Thank you. Stay home, stay healthy.